अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला असल जादू या पैरानॉर्मल तजुर्बा मेरा उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र 24 साल थी और साल था 2002। मेरा शौहर और मैं कराची के एक पुराने इलाके गुलशन जौहर के एक किराए के घर में रहते थे, जहां हम अक्टूबर 2001 के आखिर में शिफ्ट हुए थे। ये घर हमेशा मुझे अजीब सी फीलिंग देता था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, जैसे कोई ना कोई तो मेरे आसपास रहता हो। मैं हफ्ते के मंडे से फ्राइडे तक पार्ट टाइम नौकरी करती थी। रोज़ाना 4 घंटे का काम होता था और मैं 1:30 बजे के करीब घर आ जाती थी, इसलिए मैं अक्सर घर में अकेली होती थी। हमारे पास एक कुत्ता था जो कि जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर का क्रॉस था। उसका नाम हमने क्लॉ रखा हुआ था। बहुत समझदार, खुश मिजाज और हमेशा मेरा या मेरे शोहर के साथ रहता था। वो घर का नक्श ये था कि जब आप दरवाज़ा खोलते थे तो सामने लिविंग रूम था, जिसके लेफ़्ट पर एक बेडरूम था। सामने डाइनिंग रूम आता था, जिसके लेफ़्ट पर दूसरा बेडरूम था। दोनों बेडरूम के दरमियान जैक एंड जिल स्टाइल बाथरूम थे। डाइनिंग रूम के बाद किचन आता था और किचन से गुज़रते हुए एक फैमिली रूम जाता था, जिसमें स्लाइडिंग डोर से बैकयार्ड और एक छोटी सी हाफ बाथ भी थी। पूरा घर बहुत अच्छा बना हुआ और नीचे वाले फ्लोर पे हमारा क्रूवल रहता था। सिर्फ फैमिली रूम में कारपेट था, फ्लोर पर चलने से आवाज़ आती थी क्योंकि उधर लकड़ी का काम था, जैसे कि उस पर कदम रखने से लकड़ी की चीख सी निकलती हो। क्ला को बाहर रहना पसंद था, लेकिन जब वो अंदर होता तो सिर्फ फैमिली रूम में रहता था, और जब मैं लिविंग रूम में होती तो वो दरवाजे में खड़ा होता, मुझे देखता रहता और भौंकता। लेकिन जब मेरा शोहर घर में होता था तो वो नहीं भौंकता था। किचन से गुज़रना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। हवा वहाँ भारी लगती थी और मेरी स्किन में जलन महसूस होने लगी थी। ये इतना बढ़ गया था कि जब भी मेरा शोहर काम पे जाता तो मैं अपने वालिदैन के घर चली जाती थी, जो सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। मार्च 2002 का जिक्र है। रात का वक्त था। हम दोनों छोटी सी डबल साइज़ बेड में सोए हुए थे। बेड फ्रेम नहीं था, इसलिए मैट्रेस और बॉक्स स्प्रिंग ज़मीन पर डायरेक्टली रखे हुए थे। हमारे पास एक डक शेप्ड लैम्प था जो हल्की नारंगी रोशनी देता था, और मैं उसे नाइट लाइट के लिए यूज़ करती थी क्योंकि मुझे अंधेरे से हमेशा ही डर लगता था। उस रात गर्मी ज़्यादा थी। मैं बार बार कंबल उतार कर ठंड महसूस करना चाह रही थी। मेरा शोहर जो कि गहरी नींद सो रहा था, जो मुझे अजीब लगा क्योंकि उसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो गहरी नींद में था। मैंने अपना बायां पाँव कंबल से बाहर निकाला और दोनों तरफ से कंबल लटका दिया। जैसे ही मेरी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा, मुझे लगा कि अब मैं सो सकती हूँ। जैसे ही आंखें बंद की, मुझे ज़ोर से फ्लोर की चीख सुनाई थी, जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। मेरा दिल मुंह तक आ गया था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे महसूस हुआ कि बड़े से पतले हाथ और ठंडे हाथ मेरे एंकल को पकड़ रहे हैं, फिर मेरी रिस्ट को। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ सिर्फ मेरे जहन में गूंज रही थी। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे बेड से खींच रहा है। मैंने अपनी लेफ़्ट रिस्ट पर हाथ डालना चाहा, लेकिन हाथ हिल नहीं पा रहा था। मैं बार बार शोहर को पुकारने की कोशिश करती रही और सीधा हाथ हिलाकर उल्टे हाथ की रिस्ट को पकड़ना चाह रही थी, और जब पकड़ लिया तो वहाँ कोई नहीं था। आंखें खुल गईं और कमरे में कोई नहीं था वहाँ पर। मैं आधे बेड से नीचे लटक रही थी। मैं वापस बेड पर चढ़ गई और कंबल में छुप गई। शोहर के इतने करीब चली गई कि लगभग उसके ऊपर लेट गई। डर इतना था कि मैं अगले दिन सुबह तक नहीं सोई। जब रोशनी कमरे के शीशों से अंदर आई तो
मैं उठी, अपने शौहर को बताया कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे धीरे धीरे उसे दूर खींच रहा हो, जैसे कोई मुझे घसीट रहा हो। फिर उसने महसूस किया कि मैंने अपने हाथ उसके गिर्द रख दिए थे। कुछ हफ्तों बाद मुझे स्लीप पैरालिसिस का मालूम हुआ, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान नींद और बेदारी के दरमियान होता है और अपना जिस्म हिला नहीं पाता। मैं सोचती थी कि अगर ये स्लीप पैरालिसिस था तो फिर मैं बेड से आधी कैसे खींचकर ज़मीन पर थी। मुझे अभी भी उन ठंडे हाथों का एहसास होता है। अगले चंद दिन बाद मेरा शौहर एक किताब लेकर आया जिसमें सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का जिक्र था। उसने मुझे नाइट हग या ओल्ड हग के बारे में बताया। वो एक सुपर नेचुरल मखलूक होती है जो अक्सर नींद के दौरान इंसान पर आती है, उसके सीने पर बैठती है या बेड के कोने पर। इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस वक्त। मुझे नहीं पता कि क्या वो यही था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं था। उस रात के बाद से मैं ऐसी चीज़ें देखती और सुनती हूँ जो दूसरे नहीं देख सकते। चंद हफ्तों बाद कुछ और भी वाक़यात हुए, लेकिन वो इतने ज़्यादा खौफनाक नहीं थे मेरे लिए। अगर आगे कोई ऐसा खौफनाक वाक़या होता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल यही था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा महसूस हुआ है कि कोई चीज़ मेरे साथ है, मेरे साथ रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो शायद उसी के मुतल्लिक़ हैं। जब मैं छोटा था, शायद 7 से 8 साल, मैं और मेरी माँ अपने खाला के घर रह रहे थे। वो घर उसने अभी अभी ख़रीदा था, मेरी खाला ने। ये जगह पाकिस्तान के शहर मरी के पास एक पुरानी लकड़ी की 2 मंजिला कोठी की थी जो काफ़ी तनहा मकाम पर थी। हमें ऊपर वाली मंजिल में जगह मिली थी सोने या रहने की। मुझे इस जगह का ज़्यादा हिस्सा याद नहीं, सिर्फ थोड़े बहुत लम्हे याद हैं। मुझे ये वाक़या याद नहीं प्रॉपर तरीके से, लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया ये सब कुछ, तो ये बात ज़िंदगी भर मेरे साथ रहती है। ये इतनी सीधी और सादी बात है कि मैं ना इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ और ना घटा सकता हूँ। एक रात मेरी माँ को बाथरूम जाना था। वो बाथरूम गई और जब वापस आई तो मैं फ़र्श पर बिछा हुआ मैट्रेस पर लेटा हुआ था। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने एक भारी सी काली शक्ल देखी जो किसी ख़ास सूरत में नहीं थी। उसने उस शक्ल को देखा जो कई घंटों तक जैसे वहीं खड़ी थी, लेकिन शायद ही वक्त का एहसास मुबलिगा था। फिर उसने कहा कि उस शक्ल ने अपनी नज़र तोड़कर सीधा मेरी तरफ इशारा किया। जब उसने मुझे देखा और फिर वापस उस शक्ल की तरफ देखा तो वो गायब हो चुकी थी। बस इतना ही हुआ कि वो वापस बेड पर लेट गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। मैं किसी मजहबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ में एक एनर्जी होती है और हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे अंदर से महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है, या जब हम चैन में हों लेकिन अचानक किसी की मौजूदगी महसूस होती है। ये कुछ वैसा ही एहसास होता है जैसे कोई आपके पीछे हो और आपके दरमियान का फ़ासला तंग हो रहा हो, लेकिन ये एहसास जिस्मानी नहीं होता। 3 बार मैं मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। एक मर्तबा जब मैं छोटा था, शायद 2 या 3 साल का, हम लोग बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में अपने नाना के घर रह रहे थे। सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा था, मैं अकेला ही घर से गली में चला गया। ये मुझे याद नहीं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि एक अजीब सी जवान औरत ने, जो लगभग 20 साल की थी, मुझे वापस घर छोड़ा। कुछ महीने बाद फिर ऐसा ही हुआ। इस दफ़ा हम लाहौर के शहर के बीच वाले इलाके में रह रहे थे। रात के आखिरी घंटों में मैं फिर घर से निकल गया और एक मशहूर और मरूफ रोड पर चलने लगा। इस बार एक बूढ़ी औरत जो वॉकर का सहारा लेकर चलती थी, उसने मुझे रात के 1 बजे या उसके बाद वापस घर छोड़ा। पहले किसी ने इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं मज़ीद अजीब वाक़यात में पड़ गया
तो मैं हर पुराने लम्हे को दोबारा सोचने लगा और कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। इसी वजह से मैं हर चीज़ पर शक करने लगा। मैं एक लड़की से मिला जो कि लाहौर में रहती थी। करीबन 1 महीने बाद उसने कहा कि उसने मेरे कमरे में एक साया देखा था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। जब मैंने उसे ये अपनी पहली कहानी सुनाई तो उसने कहा कि ये सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि कोई चीज़ तुम्हारे साथ काफ़ी अरसे से है शायद। उसने मेरे हाथ को टच किया और अचानक पीछे हट गई। फिर वो मुझे कुछ कहे बगैर बाहर चली गई। हम करीबन 2 महीने तक दोस्त रहे। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये सब कुछ 1 महीना पहले ही हुआ है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को इस तरह का तजुर्बा हुआ है? क्या किसी के पास इस बारे में मालूमात है? मैं इस चीज़ से निजात चाहता हूँ। ये कभी किसी बुराई में मुलव्वस नहीं हुई। मेरे इल्म में इसने कभी कुछ अच्छा भी नहीं किया। ये सब कहानियाँ सिर्फ सच हैं, लेकिन जो महसूस होता है वो असल है। ये महसूस ना तो खौफ है ना ही डर, लेकिन एक हल्का सा बुरा सा एहसास है, कुछ ऐसा जो बहुत ही अजीब हो। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अजीबो-गरीब चीज़ें महसूस कर चुका हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें की कोई ना कोई साइंटिफिक वजह ज़रूर होती है। शायद मैं आगे जाके वो तमाम वाक़यात भी शेयर करूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं पिछले हफ्ते जो कुछ मेरे साथ हुआ वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी तक मेरे जहन में ताज़ा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। मैं पंजाब के इलाके नारोवाल के करीब एक पुराने रेनोवेट किए गए बाड़े में रहता हूँ। ये बाड़ा कितना पुराना है मुझे याद नहीं। अगर किसी को बाड़े के बारे में नहीं पता तो जहाँ पर भैंसें वगैरह रखी जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी कदीम है। मेरी नानी और नाना का कहना था कि हमारे घर के बगल में जो टीला है हो सकता है किसी पुरानी दफनगाह का हिस्सा हो। हमारी जगह का नाम मुजम्मिल फार्म है। मेरी नाना नानी 1960 के आसपास यहाँ आए थे जब जब उनका एक बेटा अपनी 13वीं सालगिरह के अगले दिन इंतकाल कर गया था। उन्होंने अपने गम को बुलाने के लिए ये खूबसूरत घर बनाया, जो मेरे लिए एक जादू से भरी हुई जगह बन गई। ये जगह कभी मुझे डरावनी महसूस नहीं हुई। मेरे दोनों नाना नानी इसी घर में रहते थे जब तक कि वो दुनिया से चले नहीं गए। उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये घर हमें इतना पसंद था कि इसे बेचने का सोच भी नहीं सकते थे हम। जब हम यहाँ आए तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, लेकिन इस जगह ने मुझे अजीब सा सुकून दे दिया, जैसे मैं इस जगह में रह के ठीक हो गया हूँ। मेरे नाना इसी घर के एक कमरे में कैंसर के लंबे इलाज के बाद वफ़ात पा गए थे, जो अब मेरी बहन का कमरा है। मेरी नानी सफ़र के दौरान वफ़ात पा गई थी। मेरे दादा दादी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका छोटा सा घर हम बेच चुके हैं। मेरा दादा जो सबके आखिर में गए, उनकी वफ़ात उस वक्त हुई जब हम इस घर में कुछ नई रेनोवेशंस करवा रहे थे ताकि वो हमारे साथ रह सकें। अब उनका कमरा सिर्फ मेहमान कमरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आता हूँ पिछले हफ्ते के अजीब वाक़यात की तरफ। मैं और मेरा दोस्त घर में अकेले थे, जबकि मेरे वालिद किसी काम से बाहर गए हुए थे। हम किचन में नाश्ता कर रहे थे कि हमारी बिल्ली, जिसका नाम पैडी है, यूजुअल पागलपन में भागती रही। हमारे पास 5 बिल्लियाँ हैं, उनमें से 2 जो ज़्यादा शरारती हैं वो बाहर थीं और बाकी 3 घर के अंदर। पैडी इधर उधर भाग रही थी। एक और बिल्ली हमारे साथ टेबल पर थी और तीसरी मेहमान कमरे में खाना खा रही थी अपना। अचानक एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई हमें। मुझे लगा पैडी ने कुछ शरारत की होगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से 3 दफ़ा नोक सुनाई दी हमें। मैंने बटर की छुरी उठाई और धीरे से बाथरूम के पास गया। दरवाज़ा पूरी तरह बंद था। जब मैं उसे खोलने लगा तो पैडी भागता हुआ बाहर आया। हम हंसने लगे, लेकिन सोच में पड़ गए कि उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कैसे किया।
हमारे घर के दरवाजे पर नोब्स नहीं बल्कि पुराने स्टाइल के लैच हैं जो ऊपर उठाने पर बंद होते हैं, और दरवाज़ा हमेशा अपनी तरफ खुलता है। मतलब उसे अंदर से लैच बंद करना पड़ता तो मुमकिन ही नहीं लगता था। अगला वाक़या उस वीकेंड का है जब मेरे वालिदैन एक छोटी ट्रिप पर गए हुए थे। मैं और मेरा दोस्त और मेरी बहन, हम तीनों घर में थे। मेरी बहन को ऑटिज़म है और वो कभी अपने कमरे से नहीं निकलती जब तक बहुत ज़रूरत ना हो। मैं बाथरूम गया, वही बाथरूम जहाँ पैडी पहले फंस गया था। इस बार मैंने दरवाज़ा पूरी तरह बंद किया, लेकिन क्योंकि हाइंस थोड़ा टाइट था। बाथरूम में बैठे बैठे जहाँ से एक दरार है, मैं देख रहा था कहीं मेरा दोस्त दोबारा मुझे डराने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, जैसे वो अक्सर कभी कभार मजाक करता है। तभी मुझे एकदम से लगा कि वो तेज़ कदम से उठकर बाथरूम के सामने से गुजरा और दाएं तरफ मुड़ गया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसे पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ किचन से आई, जो कि बाथरूम के लेफ़्ट में है। मैंने किसी को वापस किचन की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। इस बात ने मुझे सच में हिला दिया। अगला वाक़या सबसे ज़्यादा अजीब था। उस दिन तेज़ आंधी और तूफ़ान था। मैं अपने कुत्ते को लेकर घर के बगल में जो एक छोटा सा खुला मैदान है वहाँ ले गया। जब दरवाज़ा खोला तो मेरी छोटी बिल्ली लूटी भागकर बाहर चली गई। उसे सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने कहा कि जब वापस आऊँगा तो उसे अंदर ले जाऊँगा। मैदान जो कि घर के बिल्कुल साथ ही लगता था हमारे, तो मैं कुत्ते के साथ खेलता हुआ वहाँ चला गया। 10 मिनट बाद जब वापस आया तो मैं अपनी वो जो कैट लूटी को बुलाना भूल गया और सर्दी और तेज़ हो रही थी। मैं ऊपर गया और अपने दोस्त के साथ लेट गया। तब मुझे याद आया कि मैं उसे बाहर छोड़ आया हूँ। मैंने दोस्त से कहा कि ज़रा जाके उसे देखे। वो उठा, लेकिन फिर कहने लगा, वो ये तो यहाँ ही है। वो लूटी बिस्तर के नीचे से निकल के बाहर चली गई, लेकिन उसे तो मैंने बाहर छोड़ दिया था। मेरे दोस्त तो जानता भी नहीं था कि वो बाहर गई थी या नहीं, और वो बंदा तो किसी सूरत में खुद से गर्म बिस्तर से नहीं निकलता जब तक ज़रूरत ना हो। हमारे पड़ोसी भी उसे लेकर नहीं आए, क्योंकि उनको उस दिन घर से निकलते हुए नहीं देखा था मैंने। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती रही हैं हमारे साथ, जैसे पोर्च का दरवाज़ा खुल जाना जबकि वो लैच और डोर स्टॉप से बंद किया हुआ हो। किचन की लाइट अपने आप झूलती रहती थी, और मेरा कुत्ता घुरघुराता रहता जब वो मेरे कमरे में आता था। जब से मेरे वालिदैन वापस आए हैं सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे, लेकिन अब जब मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ आपको, तो मुझे कोने में कुछ चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि इंसान की फितरत है उसे महसूस होता है। और इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मैं अकेला हूँ अपने कमरे में। शायद मैं बस पैरानॉइड हूँ। मैं कभी कभी जादू टोना और स्पेल्स में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन कभी कुछ गहरा नहीं किया। मैं रोज़ाना रूहों की वीडियोज़ और पैरानॉर्मल चीज़ें देखता हूँ। इस घर में मुझे कभी कोई बुराई महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे दादा दादी नाना नानी इतने अच्छे लोग थे कि उनकी रूह भी अगर हो तो सिर्फ मोहब्बत वाली होगी। मुझे हमेशा इस घर में अमन महसूस हुआ है। बस मुझे उम्मीद है कि मैं अपने तजुर्बों से कुछ बुरा अंदर ना ले आऊँ। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के पास कोई मशवरा या राय है तो ज़रूर बताएं और ख़ुद को महफूज रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। आँखों के सामने हर चीज़ धुंधली सी हो गई थी। मैंने माँ को आवाज़ दी, हल्की और कांपती हुई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। ऐसी खामोशी जो सिर्फ खाली मकान में नहीं, लेकिन कब्रिस्तान में भी नहीं होती। कुछ पल गुजरे और मुझे लगा कि कोई मेरे करीब से गुजरा है। हवा का एक झोंका मेरे गाल को छू कर गुजरा। वो घर जहाँ मैं खुश था अब मुझे अपना लगता ही नहीं था। कुछ तो था जो हर रोज़ मुझे तोड़ रहा था और मैं अकेला होता जा रहा था, इस राज के समंदर में डूबता जा रहा था। अब डर मेरा पूरा जिस्म लपेट चुका था। पहले मैं सोचता था कि शायद ये सब सिर्फ बचपन के तसव्वुरात हैं, लेकिन उस वक्त मुझे पहली बार हकीकत का एहसास हुआ। लेकिन ये किसी भूत या चुड़ैल का खौफ नहीं था,
ये उस चीज़ का खौफ था जो इंसानी शक्ल में भी हो सकती थी। कोई अजनबी, कोई चोर, या कोई ऐसा शख्स जो किसी बहुत बुरी नीयत के साथ मेरे घर में घुस आया हो। मेरे जहन में हर मुमकिन तस्वीर आ रही थी। कोई दरवाज़ों के पीछे छुपा हुआ था, या शायद कोई दूसरे कमरे से मुझे देख रहा था। वो आँखों का बोझ, वो मैं महसूस कर रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी, आँखों में आंसू का दबाव था और जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं हिल भी नहीं सकता था। फिर एक ऐसी चीज़ हुई जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मेरी हेलो किटी रेडियो, जो हमेशा सिर्फ म्यूज़िक बजाती थी, अचानक से अजीबोगरीब, टेढ़ी मेढ़ी और बिगड़ी हुई आवाज़ों में तब्दील हो गई, जैसे किसी ने उस रेडियो का रूहानी कंट्रोल ले लिया हो। वो आवाज़ें किसी चीखती हुई औरत की लग रही थी, लेकिन वो चीख इंसानी नहीं थी। जैसे किसी ने समंदर के बीच घुटन में दबती किसी रूह को कैदी बना के रखा हो, ऐसी कुछ आवाज़ें थीं वो चीखें, वो आवाज़ें जैसे लोहे के पुर्जे किसी पुरानी फैक्ट्री में छिल रहे हों, या कोई पुरानी टेप रिवर्स चली हो। और फिर वो सबसे खौफनाक पल आया। उसी रेडियो से बिल्कुल साफ लेकिन खराश भरी आवाज़ में किसी ने मेरे नाम को पुकारा। पहले धीमे से, फिर ज़ोर से, फिर ऐसे जैसे चीख कर किसी ने बुलाया हो, जैसे किसी ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया हो। हर बार जब मेरा नाम आया, मेरी हालत और ख़राब होती गई, जैसे मेरी मौजूदगी को कोई पुकार रहा हो, बुलाता हो, लेकिन प्यार से नहीं, नफ़रत और हक़ से, जैसे मैं किसी की मलकियत हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आँखों से आंसू बहते जा रहे थे और मैंने बिना सोचे समझे माँ को कॉल की, लेकिन सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। वो भी पहली बार हुआ था। हमारा एरिया यूजुअली सिग्नल से भरा रहता था, लेकिन उस वक्त पर फ़ोन बिल्कुल डेड लग रहा था, जैसे किसी ने मुझे पूरी तरह तन्हा छोड़ दिया हो। वक्त रुक गया था, हर चीज़ सुस्त थी, बोझिल और बेजान सी लग रही थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा महसूस किया कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो शायद मैं यहाँ से कभी निकल भी ना पाऊँ। मैं ज़ोर से चिल्ला भी नहीं सकता था, लेकिन जब रेडियो से फिर मेरा नाम आया, इस दफ़ा उस नाम में जैसे कोई डांट सी भरी हो, गर्मी सी, तो मैंने हिम्मत जमा के और बिना कुछ उठाए सीधा पीछे के दरवाजे की तरफ भाग गया। मैंने जूते पहने, न कुछ सोचा, बस भागता गया। अंधेरे से भरे उस घर से निकलकर जब मैं बाहर की रोशनी में आया तो सांस वापस आई। चंद मिनट तक मैं पोर्च के कोने पे बैठा रहा, कांपती हुई हालत में, पूरी तरह से बेहाल। फिर एक गाड़ी की हेडलाइट से मेरी आंखों में रोशनी डाली। वो मेरी माँ थी और उनके रिश्तेदार, दोनों गाड़ी से निकल रहे थे और उन्हें देखकर मुझे वो सुकून मिला जो शायद किसी और सूरत में कभी ना मिलता, जैसे किसी ने डूबते हुए को किनारा दिखा दिया हो। मैं उनकी तरफ दौड़ा, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था मैं। माँ की बाहों में गिरकर मैंने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन उनकी गोद में सब कुछ थोड़ी देर के लिए ठीक सा हो गया। मैंने हर चीज़ बताई, वो आवाज़, वो रेडियो, वो नाम की पुकार। माँ ने मुझे गले लगा कर चुप करवाया। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद डर से, शायद गिल्ट से कि उनका बेटा अकेला क्या सह रहा था। उनके रिश्तेदार फ़ौरन घर के अंदर गए। हम दोनों बाहर रुक गए थे। 10 मिनट तक वो अंदर तहकीकात करते रहे। हर कमरा देखा, हर दरवाज़ा, हर कोना। जब वो वापस आए तो सिर्फ इतना कहा, घर में कोई नहीं है। लेकिन मैं जानता था कोई तो था, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। हमने एक पालतू कुत्ता भी ले लिया, उस उम्मीद में कि शायद उसकी मौजूदगी कुछ बचाए, लेकिन वो सिर्फ आगाज़ था। अगले 2 साल में हर महीने कोई ना कोई अजीब वाक़या ज़रूर होता रहा। कभी रात के 3 बजे सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती थी, कभी किचन में चीज़ें गिरती और कोई आवाज़ नहीं होती थी, कभी दीवार पर नाम लिखा मिलता जो किसी ने नहीं लिखा होता था। आखिर में जब सब्र का पैमाना भर गया तो हमने वो घर छोड़ दिया। आज 10 साल बाद भी जब मैं वो सब याद करता हूँ तो मेरी रात की नींद उड़ जाती है।
हम कभी नहीं जान पाए कि वो सब किस वजह से हो रहा था। क्या वो कोई पुरानी रूह थी? क्या किसी ने कुछ किया था? या शायद उस घर की बुनियाद ही किसी नफ़रत या ताकतवर सी आहट पर रखी गई थी। लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ, उस घर में कोई था और वो नहीं चाहता था कि हम वहाँ रहें। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।